1952 में कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर बसे गोपीनाथम गांव में पैदा हुआ वीरप्पन की आपराधिक जिंदगी की जड़ें उसके परिवार और आसपास के माहौल में थीं। वह एक तमिल वनियार परिवार में पैदा हुआ था जिसका जंगल से गहरा रिश्ता था। उसकी आपराधिक दुनिया में एंट्री बहुत कम उम्र में ही हो गई थी क्योंकि उसके पिता और परिवार के बाकी सदस्य भी शिकारी थे। उसने अपने चाचा सालवाई गोंदर के साथ अपराध करना शुरू किया जो खुद एक चंदन स्मगलर और शिकारी था। वह उस जमाने के कुख्यात डाकुओं खासकर मलयूर मम्मत्तियान से भी काफी प्रभावित था। वीरप्पन के शुरुआती अपराध उसकी जिंदगी की क्रूरता का ट्रेलर थे। कहा जाता है कि उसने 14 साल की उम्र में अपना पहला हाथी मारा और 17 साल की उम्र में उसने एक फॉरेस्ट गार्ड का कत्ल करके अपना पहला मर्डर किया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ वह अपने चाचा से अलग हो गया और अपना खुद का गिरोह बनाया जिसका वह एकमात्र नेता बन गया। यह गिरोह इतना बड़ा हो गया था कि एक समय में इसमें 150 लोग काम करते थे। शुरुआत में उसका ध्यान हाथीदांत पर था, लेकिन जब हाथीदांत के व्यापार पर रोक लगी तो उसने अपना ध्यान चंदन की स्मगलिंग पर लगाया जिससे उसने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। एक स्मगलर से एक कुख्यात हत्यारे में उसका बदलना कई हिंसक घटनाओं के बाद हुआ। 1987 में तमिलनाडु के ईमानदार फॉरेस्ट ऑफिसर चिदम्बरम की हत्या ने वीरप्पन को भारत सरकार की नजरों में ला दिया। इसके बाद हिंसा का एक सिलसिला शुरू हो गया। 1991 में एक बड़ी घटना हुई जब उसने कर्नाटक के डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट पी श्रीनिवास का सिर काट दिया, जिन्होंने डाकू को सुधारने की कोशिश की थी। एक सीनियर सरकारी अधिकारी के खिलाफ हिंसा का यह कदम एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। वीरप्पन का आपराधिक इतिहास दिखाता है कि वह सरकारी दबाव के जवाब में लगातार अपनी हिंसा को बढ़ाता रहा। उसने एक स्मगलर और शिकारी के रूप में शुरुआत की। जब फॉरेस्ट अधिकारियों जैसे चिदम्बरम और श्रीनिवास ने उसके अवैध व्यापार में दखल देना शुरू किया तो उसने हत्याओं से जवाब दिया। इसी वजह से 1992 में एक संयुक्त स्पेशल टास्क फोर्स STF का गठन हुआ जो उसे पकड़ने के लिए एक सैन्य अभियान था। सरकार की यह कड़ी कार्रवाई उसे रोक नहीं पाई बल्कि उसे पूरी तरह से छापामार युद्ध गुएरिल्ला वॉरफेयर अपनाने पर मजबूर कर दिया। इस हिंसक सिलसिले का सबसे घातक नतीजा उसकी हुकूमत की सबसे बड़ी घटना के रूप में सामने आया। 9 अप्रैल 1993 का पलार धमाका जिसमें 22 पुलिस और वन अधिकारी मारे गए। सरकार की हर कार्रवाई का वीरप्पन ने उससे कहीं ज्यादा घातक जवाब दिया, जिससे यह साबित हुआ कि उसके गिरोह की ताकत सिर्फ उसकी महत्वाकांक्षा का नतीजा नहीं थी बल्कि सरकार के उसे खत्म करने के प्रयासों से सीधे बढ़ी थी। 1992 में कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों द्वारा एक संयुक्त स्पेशल टास्क फोर्स STF के गठन ने वीरप्पन के राज्य को खत्म करने की एक नई सुनियोजित कोशिश की शुरुआत की। यह कोई आम पुलिस ऑपरेशन नहीं था बल्कि यह भारत के इतिहास की सबसे महंगी और दशकों तक चली जंग थी जिसमें सालाना अनुमानित 20 करोड़ रुपए और कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। शुरुआत में इस फोर्स की कमान संजय अरोड़ा और शंकर बिद्री ने संभाली और इसमें 2000 से ज्यादा जवान थे। इतने बड़े पैमाने पर संसाधनों और जवानों के बावजूद वीरप्पन लगातार STF को मात देता रहा। वह जंगल के चप्पे चप्पे को जानता था और छापामार युद्ध में माहिर था। उसने 6000 वर्ग किलोमीटर के जंगल का फायदा उठाकर जाल बिछाए और घात लगाई। राज्य को उसने सबसे बड़ा झटका पलार धमाके में दिया जिसने एक ही दिन में 22 अधिकारियों की जान ले ली। उसने सब इंस्पेक्टर शकील अहमद को भी एक जाल में फंसाकर मार डाला जो STF के एक हीरो थे और जिन्होंने कुछ महीने पहले ही वीरप्पन के एक खास आदमी को पकड़ा था। STF की बार बार की हार सिर्फ वीरप्पन की चालाकी की वजह से नहीं थी, यह सिस्टम की खामियों और रणनीतिक गलतियों का भी नतीजा थी। उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा उसकी गोलियां नहीं थीं, बल्कि उसका विशाल मानव नेटवर्क था। स्थानीय गांवों में उसके जासूसों और संदेशवाहकों का एक बड़ा जाल था जो उसके वफादार थे, या तो सम्मान, पैसे के लालच या सिर्फ खौफ की वजह से। खुद राज्य की आपसी फूट ने भी एक भूमिका निभाई। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच सही तालमेल न होने की वजह से जब भी किसी एक तरफ दबाव बढ़ता वह आसानी से दूसरे राज्य में भाग जाता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि STF की रणनीति जिसमें मानवाधिकारों के हनन के आरोप भी लगे थे, जैसे अवैध हत्याएं, टॉर्चर और यौन हिंसा,
उसने उसी आबादी को अपने खिलाफ कर दिया जिससे उसे खुफिया जानकारी मिल सकती थी। इस क्रूर रवैये ने डर और नाराजगी का एक सिलसिला शुरू कर दिया, जिससे स्थानीय ग्रामीण सूचना देने के बजाय वीरप्पन को बागी मसीहा के रूप में देखने लगे। इस लंबे और महंगे अभियान का, जो वीरप्पन को पकड़ने में नाकाम रहा, एक राजनीतिक मकसद भी था, बड़े बजट और एक स्थायी टास्क फोर्स को सही ठहराना। इस वजह से एक ऐसा संबंध बन गया जहां अपराधी का जिंदा रहना ही राजनीतिक और सरकारी हितों को पूरा कर रहा था। 1990 के दशक के आखिर तक एसटीएफ के लगातार दबाव ने, हालांकि वह असफल रहा था, वीरप्पन के बड़े गिरोह को 150 सदस्यों से घटाकर सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों तक सीमित कर दिया था। इस वजह से उसकी काम करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव आया। उसने मुख्य रूप से स्मगलिंग पर निर्भर रहने के बजाय एक नए बड़े खतरे वाले काम को अपनाया, फिरौती के लिए अपहरण। उसके शिकार अब सिर्फ वन अधिकारी और पुलिस के जासूस नहीं थे, बल्कि अब वह प्रभावशाली और अमीर लोगों को निशाना बनाने लगा, जिससे उसकी आपराधिक गतिविधियां राजनीतिक खेल में बदल गईं। इस नई रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण 30 जुलाई 2000 को कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार डॉ. राजकुमार और उनके 3 साथियों का अपहरण था। यह अपहरण स्टार के गजनूर फार्म हाउस पर हुआ था, जिसने लोगों में भारी गुस्सा भर दिया और बेंगलुरु व कर्नाटक के बाकी हिस्सों में हड़तालें और दंगे शुरू हो गए। 108 दिनों तक राजकुमार वीरप्पन के कब्जे में रहे, जबकि कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारें जवाब देने की कोशिशों में लगी रहीं। इस किडनैपिंग की बातचीत तमिल पत्रिका नकीरन के संपादक आर गोपाल ने की, जो पहले भी वीरप्पन के लिए दूत के रूप में काम कर चुके थे। 108 दिनों के बाद नवंबर 2000 में राजकुमार को बिना किसी नुकसान के रिहा कर दिया गया। हालांकि अभिनेता के परिवार ने फिरौती देने से इनकार किया, लेकिन पुलिस सूत्रों ने बताया कि कर्नाटक सरकार द्वारा 20 से 30 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। वीरप्पन का आखिरी बड़ा अपहरण 2002 में हुआ, जब उसने पूर्व मंत्री एच. नागप्पा को किडनैप किया, जो बाद में जंगल में मृत पाए गए। वीरप्पन के राज्य का अंत एक बहुत सोची समझी योजना थी, जो दशकों तक नाकाम रही क्रूर रणनीति से बिल्कुल अलग थी। अंतिम चरण, जिसका कोड नेम ऑपरेशन कोकून था, उसकी कमान एक नए एसटीएफ प्रमुख के विजय कुमार ने संभाली, जो एक अनुभवी पुलिस अधिकारी थे। नई रणनीति का मुख्य मकसद वीरप्पन को उसके जंगल के किले में चुनौती देना नहीं था, जिसे वह किसी और से बेहतर जानता था, बल्कि उसे जंगल से बाहर निकालना था। ऑपरेशन कोकून की कामयाबी खुफिया जानकारी और घुसपैठ पर निर्भर थी। 10 महीनों तक एसटीएफ के जवान वीरप्पन के इलाके के बाहरी गांवों में फेरी वाले, राजमिस्त्री और व्यापारी बनकर घुसपैठ करते रहे, ताकि अहम जानकारी इकट्ठा कर सकें। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात एक जासूस था, जिसे मिस्टर एक्स कहा गया था। इस जासूस ने डाकू का भरोसा जीत लिया और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में पता लगाया। उसकी कमजोर होती नजर और आंखों की सर्जरी की सख्त जरूरत। 18 अक्टूबर 2004 को योजना को अंजाम दिया गया। वीरप्पन और उसके 3 बचे हुए साथियों को एक मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बनाकर जंगल से बाहर लाया गया। उन्हें एक पुलिस गाड़ी में बैठाया गया था, जिसे एम्बुलेंस के रूप में छिपाया गया था, और उन्हें यह यकीन दिलाया गया कि यह उन्हें सेलम के एक अस्पताल ले जाएगी। यह योजना 3 हफ्तों से बन रही थी, लेकिन अंतिम घात लगाकर हमला सिर्फ 20 से 45 मिनट तक चला। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के पापरपट्टी गांव में 35 सदस्यों वाली एसटीएफ टीम घात लगाकर बैठी थी। एम्बुलेंस पर हमला किया गया और एसटीएफ ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा। जब उन्होंने कथित तौर पर मना कर दिया और गोलीबारी शुरू की, तो एसटीएफ ने भी ग्रेनेड और गोलियों से जवाब दिया, जिसमें वीरप्पन और उसके 3 साथी मारे गए। भारत के सबसे कुख्यात जंगल के डाकू की दशकों से चली आ रही तलाश खत्म हो गई। वीरप्पन की मौत से लोगों को सुकून मिला, और यह खुशी का एक कारण भी था, खासकर उसके पैतृक गांव गोपीनाथम में, जहां गांव वालों ने खबर सुनते ही पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। हालांकि उसकी मौत की परिस्थितियों पर तुरंत ही विवाद शुरू हो गया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और कुछ मीडिया चैनलों ने यह दावा किया कि यह फर्जी एनकाउंटर था। सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज (CPCL) जैसे मानवाधिकार संगठनों ने दावा किया कि वीरप्पन को मरने से 2 दिन पहले ही पकड़ लिया गया था और उसे पुलिस ने टॉर्चर किया था।
उन्होंने अपने दावों को साबित करने के लिए कई सबूत दिए। पुलिस ने वीरप्पन की पत्नी और रिश्तेदारों को पूरी तरह से ढके हुए शवों को देखने से मना कर दिया और एसटीएफ ने शवों को जलाने के लिए चिता भी तैयार कर रखी थी, जिसे कार्यकर्ताओं ने टॉर्चर के सभी सबूतों को नष्ट करने की कोशिश बताया। कार्यकर्ताओं ने यह भी बताया कि कथित गोलीबारी में एसटीएफ का कोई जवान घायल नहीं हुआ था और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी नहीं की गई, जो ऐसे मामलों में एक सामान्य प्रक्रिया है। पुलिस ने कहा कि उन पर गोली चलाई गई थी और उन्हें आत्मरक्षा में जवाब देना पड़ा और इस गोलीबारी में 4 अधिकारी घायल भी हुए थे। वीरप्पन की मौत के इर्द गिर्द के विवाद से सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि उसे पकड़कर एक निष्पक्ष ट्रायल क्यों नहीं किया गया। मीडिया और मानवाधिकार समूहों द्वारा दिया गया एक तर्क यह है कि एक जिंदा वीरप्पन अपने राजनीतिक आकाओं और अपने भ्रष्ट नेटवर्क के बड़े राज उजागर कर देता। यह माना जाता था कि उसका राज शक्तिशाली राजनीतिक हस्तियों और व्यापारियों की मदद से चल रहा था, जिन्हें उसकी अवैध गतिविधियों से फायदा होता था। इसलिए उसकी मौत ने न केवल तात्कालिक खतरे को खत्म किया, बल्कि इन असुविधाजनक सच्चाइयों को दफन भी कर दिया, जिससे शक्तिशाली लोग बेनकाब होने और मुकदमा चलाए जाने से बच गए। यह आखिरी कदम पूरे संघर्ष का एक छोटा सा हिस्सा था, जो यह दिखाता है कि एक ऐसी समस्या जिसे कानूनी प्रक्रिया से हल करना नामुमकिन साबित हुआ, उसे अंततः एक गैर न्यायिक कार्रवाई से खत्म कर दिया गया, जो राजनीतिक व्यवस्था के हितों को पूरा करती थी।